बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अपहरण कहानी हिंदी में भाग 11। अंतिम चेतावनी, रुद्र का महायुद्ध। लगभग 5000 शब्दों में रुद्र बनाम कालचक्र और सत्ता की सबसे घातक टक्कर। अध्याय काले साए की दस्तक। दिल्ली में सुबह के 4 बजे। पुलिस सुरक्षा घेरे में रुद्र को कोर्ट से वापसी के बाद सीक्रेट सेफ हाउस में रखा गया था। लेकिन कोई जानता नहीं था कि उस रात कालचक्र ने सबसे बड़ा हमला प्लान किया था। सेफ हाउस के चारों ओर काले कपड़ों में लिपटे साए धीरे धीरे रेंगने लगे। रुद्र को जैसे कोई पूर्वाभास हुआ। रुद्र शिवा से, कुछ आने वाला है, तैयार रहो, और अनन्या को लोकेशन बदलवाओ। शिवा ने तुरंत अपने नेटवर्क को अलर्ट भेजा। रात के 4:20 पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अध्याय 2 अंतिम घेराबंदी। 4 तरफ से गोलियां चल रही थीं। सेफ हाउस की दीवारें टूट रही थीं। अंदर केवल रुद्र, शिवा और 2 अन्य विश्वसनीय अफसर थे। शिवा, सर, 3 दिशाओं से हम घिरे हैं और बाहर पुलिस की वर्दी में भी कुछ लोग उन्हीं के हैं। रुद्र, मतलब पुलिस की वर्दी में कालचक्र के हत्यारे? रुद्र ने ग्रेनेड फेंका। 2 एजेंट ढेर हुए, लेकिन तब तक एक साइलेंसर वाली गोली उसके बाएं कंधे में लगी। रुद्र गिरा, लेकिन उसने हथियार नहीं छोड़ा। रुद्र गुस्से में, आज मैं या तुम, कोई एक बचेगा। अध्याय 3 नकाब हटे। इस हमले के बीच एक चेहरा सामने आया, कालनाथ, जिसने पहली बार रुद्र से आमने सामने बात की। कालनाथ हंसते हुए, तू सोचता है कि सच की जीत होगी? सच्चाई तो कमजोर होती है। ताकतवर वही होता है जो डर फैलाता है। रुद्र लहू से लथपथ, डर तो तुम भी महसूस कर रहे हो, तभी तो मेरी हत्या करने 30 लोगों को भेजना पड़ा। कालनाथ ने रुद्र पर गोली चलानी चाही, लेकिन तभी पीछे से अनन्या और स्पेशल टास्क फोर्स ने धावा बोल दिया। शिवा, अब तू नहीं बचेगा कालनाथ। कालनाथ भाग निकला, लेकिन पहली बार वो भी डरा हुआ था। अध्याय 4 सियासत का असली चेहरा। अनन्या और रुद्र ने वीडियो सबूतों के साथ एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम की, जिसमें सरकार के कई बड़े नेताओं और बाबाओं की काल चक्र से मिली भगत उजागर की गई। वीडियो वायरल हुआ। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। एक्सपोज द साई, द डेविल, रुद्रा फॉर जस्टिस। लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगह दंगे तक शुरू हो गए। रुद्र वीडियो में, अगर अब भी आप खामोश रहे तो अगला निशाना आप होंगे। उठिए और सच्चाई का साथ दीजिए। अध्याय 5 अंधेरे का राजा। रात के अंधेरे में एक गुप्त अंडरग्राउंड चेंबर में भारत का एक पूर्व प्रधानमंत्री, जो अब संन्यास ले चुका था, कालचक्र के संस्थापकों से मिल रहा था। पूर्व पीएम, रुद्र को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है। वह हमारी पूरी नींव हिला रहा है। देश को चलाने के लिए डर जरूरी है, और वह डर खत्म कर रहा है। कालनाथ, लेकिन वह हर बार बच निकलता है, जैसे मौत उसे छू नहीं सकती। पूर्व पीएम, तो अब मौत नहीं, धर्म और राष्ट्रवाद का मुखौटा इस्तेमाल करो। जनता को उसे देशद्रोही मानने पर मजबूर करो। रुद्र को अपने पुराने साथी डीसीपी विनोद सिंह से मिलने बुलाया गया, जो कभी उसके सबसे करीबी अफसरों में से था। विनोद, हमारा सीएम तुमसे मिलना चाहता है। वह सब बदलना चाहता है। रुद्र गया, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे में पहुंचते ही रुद्र के सामने गृह मंत्री, सीएम और विनोद खुद खड़े थे। घोषणा की, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। या तो ये देश सच्चाई को अपनाएगा, या फिर मैं हर झूठ को जला दूंगा। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है भाग 12 नई सुबह, नया भारत। लगभग 5000 शब्दों में कहानी का अंतिम निर्णायक अध्याय, रुद्र की लड़ाई का परिणाम। पिछली रात की लड़ाई के बाद राजधानी थरथरा रही थी। कई मंत्री घायल थे, कुछ फरार। मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी, रुद्र आतंकवादी या क्रांतिकारी। रुद्र छिपा नहीं था, वो दिल्ली में खुलेआम घूम रहा था। अनन्या,
रुद्र, अब हम कहाँ जाएंगे? रुद्र धीरे से मुस्कुराते हुए, अब भागने का समय नहीं अनन्या, अब देश को रास्ता दिखाना है। रुद्र ने एक आखिरी वीडियो संदेश जारी किया जो पूरे देश में लाइव चला। रुद्र, मैं कोई नेता नहीं और न ही भगवान का अवतार। मैं बस एक इंसान हूं जो इस देश की आत्मा को जिंदा देखना चाहता है। आज जो झूठ के मंदिर बनाए गए हैं उन्हें गिराना होगा। सच्चाई को बस शब्दों में नहीं, कर्म में जीना होगा। देश भर में जन आंदोलन शुरू हो गया। कॉलेजों, गांवों और शहरों में लोग रुद्र के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति भवन में इमरजेंसी मीटिंग हुई। राष्ट्रपति, अगर यह आंदोलन बढ़ा तो पूरे सिस्टम का अस्तित्व खतरे में है। पूर्व पीएम, रुद्र को मरना ही होगा और इस बार उसकी मौत को शहीदी बनाना नहीं, बल्कि उसे देशद्रोही साबित करना होगा। कालचक्र का बचे हुए गुट ने रुद्र के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। एक फर्जी वीडियो जिसमें दिखाया गया कि रुद्र विदेशी एजेंसियों से पैसे ले रहा है। इस वीडियो को न्यूज चैनलों ने जोर शोर से दिखाया। देश दो भागों में बंट गया, एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ भ्रम। शिवा, अब क्या करेंगे सर? लोग उलझ चुके हैं। रुद्र, अब वक्त है उन्हें असलियत दिखाने का। मैं खुद अदालत जाऊंगा, खुली अदालत में, बिना हथियार। सुप्रीम कोर्ट में रुद्र की पेशी हुई। लाखों लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गए। पूरा देश स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था। मुख्य न्यायाधीश, क्या आप मानते हैं कि आपने कानून को हाथ में लिया? रुद्र, हाँ, लेकिन जब कानून खुद अपराधियों के हाथ में हो तो जनता का हक है उन्हें रोकना। जज, आपके पास कोई अंतिम बात? रुद्र, मैं मर भी जाऊं तो भी ये देश अब नहीं सोएगा। मैंने नींव हिला दी है, अब इमारत बदलनी ही पड़ेगी। जज ने फैसला सुनाया। रुद्र प्रताप सिंह निर्दोष है। देश के भीतर छुपे अपराधियों की जांच के लिए विशेष आयोग बनेगा। कालचक्र के कई प्रमुख चेहरे गिरफ्तार हुए। बाबा रामदास, गृह मंत्री, सीएम और पूर्व पीएम सब कटघरे में खड़े हुए। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमे चलाने का आदेश दिया। देश में पहली बार धर्म और राजनीति की मिलीभगत पर खुली बहस हुई। 1 साल बाद देश में नई सरकार बनी जो पारदर्शिता, शिक्षा और मानवता पर आधारित थी। रुद्र ने राजनीति से दूर रहकर सत्यमेव नामक संस्था शुरू की जो युवाओं को न्याय, पत्रकारिता और सिस्टम को सुधारने के लिए प्रशिक्षित करती थी। अनन्या, तो अब लड़ाई खत्म? रुद्र देखते हुए, नहीं, अब असली काम शुरू हुआ है। अब हमें भविष्य बनाना है। कभी कभी एक आदमी की सच्चाई पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है। रुद्र अब कोई नाम नहीं, वो एक आंदोलन है। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अपहरण कहानी हिंदी में, भाग 11, अंतिम चेतावनी, रुद्र का महायुद्ध। लगभग 5000 शब्दों में रुद्र बनाम कालचक्र और सत्ता की सबसे घातक टक्कर। अध्याय, काले साए की दस्तक। दिल्ली में सुबह के 4 बजे। पुलिस सुरक्षा घेरे में रुद्र को कोर्ट से वापसी के बाद सीक्रेट सेफ हाउस में रखा गया था। लेकिन कोई जानता नहीं था कि उस रात कालचक्र ने सबसे बड़ा हमला प्लान किया था। सेफ हाउस के चारों ओर काले कपड़ों में लिपटे साए धीरे धीरे रेंगने लगे। रुद्र को जैसे कोई पूर्वाभास हुआ। रुद्र शिवा से, कुछ आने वाला है, तैयार रहो और अनन्या को लोकेशन बदलवाओ। शिवा ने तुरंत अपने नेटवर्क को अलर्ट भेजा। रात के 4:20 पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अध्याय 2, अंतिम घेराबंदी। 4 तरफ से गोलियां चल रही थीं। सेफ हाउस की दीवारें टूट रही थीं। अंदर केवल रुद्र, शिवा और 2 अन्य विश्वसनीय अफसर थे। शिवा, सर, 3 दिशाओं से हम घिरे हैं और बाहर पुलिस की वर्दी में भी कुछ लोग उन्हीं के हैं। रुद्र, मतलब पुलिस की वर्दी में कालचक्र के हत्यारे? रुद्र ने ग्रेनेड फेंका। 2 एजेंट ढेर हुए।
लेकिन तब तक एक साइलेंसर वाली गोली उसके बाएं कंधे में लगी। रुद्र गिरा, लेकिन उसने हथियार नहीं छोड़ा। रुद्र गुस्से में, आज मैं या तुम, कोई एक बचेगा। अध्याय 3, नकाब हटे। इस हमले के बीच एक चेहरा सामने आया, कालनाथ, जिसने पहली बार रुद्र से आमने सामने बात की। कालनाथ हंसते हुए, तू सोचता है कि सच की जीत होगी? सच्चाई तो कमजोर होती है। ताकतवर वही होता है जो डर फैलाता है। रुद्र लहू से लथपथ, डर तो तुम भी महसूस कर रहे हो, तभी तो मेरी हत्या करने 30 लोगों को भेजना पड़ा। कालनाथ ने रुद्र पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन तभी पीछे से अनन्या और स्पेशल टास्क फोर्स ने धावा बोल दिया। शिवा, अब तू नहीं बचेगा कालनाथ। कालनाथ भाग निकला, लेकिन पहली बार वो भी डरा हुआ था। अध्याय 4, सियासत का असली चेहरा। अनन्या और रुद्र ने वीडियो सबूतों के साथ एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम की, जिसमें सरकार के कई बड़े नेताओं और बाबाओं की काल चक्र से मिली भगत उजागर की गई। वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में गुस्सा फैल गया। एक्सपोज द साई, द डेविल, रुद्रा फॉर जस्टिस। लोग सड़कों पर उतर आए, कई जगह दंगे तक शुरू हो गए। रुद्र वीडियो में, अगर अब भी आप खामोश रहे तो अगला निशाना आप होंगे। उठिए और सच्चाई का साथ दीजिए। अध्याय 5, अंधेरे का राजा। रात के अंधेरे में एक गुप्त अंडरग्राउंड चेंबर में भारत का एक पूर्व प्रधानमंत्री, जो अब संन्यास ले चुका था, कालचक्र के संस्थापकों से मिल रहा था। पूर्व पीएम, रुद्र को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है। वह हमारी पूरी नींव हिला रहा है। देश को चलाने के लिए डर जरूरी है, और वह डर खत्म कर रहा है कालनाथ। लेकिन वह हर बार बच निकलता है, जैसे मौत उसे छू नहीं सकती। पूर्व पीएम, तो अब मौत नहीं, धर्म और राष्ट्रवाद का मुखौटा इस्तेमाल करो। जनता को उसे देशद्रोही मानने पर मजबूर करो। रुद्र को अपने पुराने साथी डीसीपी विनोद सिंह से मिलने बुलाया गया, जो कभी उसके सबसे करीबी अफसरों में से था। विनोद, हमारा सीएम तुमसे मिलना चाहता है, वह सब बदलना चाहता है। रुद्र गया, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे में पहुंचते ही रुद्र के सामने गृह मंत्री, सीएम और विनोद खुद खड़े थे। घोषणा की, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। या तो ये देश सच्चाई को अपनाएगा, या फिर मैं हर झूठ को जला दूंगा। बहुत बढ़िया, अब प्रस्तुत है भाग 12, नई सुबह नया भारत। लगभग 5000 शब्दों में कहानी का अंतिम निर्णायक अध्याय, रुद्र की लड़ाई का परिणाम। पिछली रात की लड़ाई के बाद राजधानी थरथरा रही थी। कई मंत्री घायल थे, कुछ फरार। मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी, रुद्र आतंकवादी या क्रांतिकारी। रुद्र छिपा नहीं था, वो दिल्ली में खुलेआम घूम रहा था। अनन्या, रुद्र अब हम कहां जाएंगे? रुद्र धीरे से मुस्कुराते हुए, अब भागने का समय नहीं अनन्या, अब देश को रास्ता दिखाना है। रुद्र ने एक आखिरी वीडियो संदेश जारी किया, जो पूरे देश में लाइव चला। रुद्र, मैं कोई नेता नहीं और न ही भगवान का अवतार। मैं बस एक इंसान हूं, जो इस देश की आत्मा को जिंदा देखना चाहता है। आज जो झूठ के मंदिर बनाए गए हैं, उन्हें गिराना होगा। सच्चाई को बस शब्दों में नहीं, कर्म में जीना होगा। देश भर में जन आंदोलन शुरू हो गया। कॉलेजों, गांवों और शहरों में लोग रुद्र के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति भवन में इमरजेंसी मीटिंग हुई। राष्ट्रपति, अगर ये आंदोलन बढ़ा तो पूरे सिस्टम का अस्तित्व खतरे में है। पूर्व पीएम, रुद्र को मरना ही होगा, और इस बार उसकी मौत को शहीदी बनाना नहीं, बल्कि उसे देशद्रोही साबित करना होगा। कालचक्र का बचे हुए गुट ने रुद्र के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। एक फर्जी वीडियो जिसमें दिखाया गया कि रुद्र विदेशी एजेंसियों से पैसे ले रहा है। इस वीडियो को न्यूज चैनलों ने जोर शोर से दिखाया। देश दो भागों में बंट गया, एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ भ्रम। शिवा,
अब क्या करेंगे सर? लोग उलझ चुके हैं। रुद्र, अब वक्त है उन्हें असलियत दिखाने का। मैं खुद अदालत जाऊंगा, खुली अदालत में, बिना हथियार। सुप्रीम कोर्ट में रुद्र की पेशी हुई। लाखों लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गए। पूरा देश स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था। मुख्य न्यायाधीश, क्या आप मानते हैं कि आपने कानून को हाथ में लिया? रुद्र, हाँ, लेकिन जब कानून खुद अपराधियों के हाथ में हो तो जनता का हक है उन्हें रोकना। जज, आपके पास कोई अंतिम बात? रुद्र, मैं मर भी जाऊं तो भी ये देश अब नहीं सोएगा। मैंने नींव हिला दी है, अब इमारत बदलनी ही पड़ेगी। जज ने फैसला सुनाया। रुद्र प्रताप सिंह निर्दोष है। देश के भीतर छुपे अपराधियों की जांच के लिए विशेष आयोग बनेगा। कालचक्र के कई प्रमुख चेहरे गिरफ्तार हुए। बाबा रामदास, गृह मंत्री, सीएम और पूर्व पीएम सब कटघरे में खड़े हुए। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमे चलाने का आदेश दिया। देश में पहली बार धर्म और राजनीति की मिलीभगत पर खुली बहस हुई। 1 साल बाद देश में नई सरकार बनी जो पारदर्शिता, शिक्षा और मानवता पर आधारित थी। रुद्र ने राजनीति से दूर रहकर अनया ने अस्पताल में एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा अर्जुन। रुद्र ने गर्व और उम्मीद के साथ उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया। पर क्या अर्जुन सामान्य बच्चा था? क्या वो सचमुच इंसान था? पहली चेतावनी। अर्जुन के जन्म के कुछ दिन बाद मायरा ने कुछ विचित्र चीजें नोट की। वह अक्सर बिना किसी वजह के अचानक डर जाता था। कभी उसकी नजरें ऐसी लगती जैसे वो कुछ देख रहा हो जो हम नहीं देख पाते। उसके शरीर में कहीं कुछ तो गलत था। मायरा ने अपने लैब में बच्चे के ब्लड सैंपल की गहराई से जांच की, पर जो मिला वह विज्ञान की सीमाओं को छू रहा था। अर्जुन के डीएनए में कुछ ऐसा था जो अब तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं देखा था। अर्जुन का पहला सवाल। अर्जुन जब 4 साल का हुआ, उसने पहली बार मां अनया से सवाल किया, मां, मैं कौन हूं? मैं सच में कौन हूं? अनया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो और रुद्र के बेटे। तुम पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। पर अर्जुन की आंखों में एक अनजाना सवाल था जो अनया और रुद्र को अंदर तक झकझोर गया। डॉ देव की साजिश जारी, जेल में बंद डॉ। देव ने अपने एक वकील के माध्यम से रुद्र को एक खत भेजा। अर्जुन मेरा खून है। नियोकोड तुम्हारे बेटे को एक हथियार बनाएगा और वह हथियार तुम्हारे खिलाफ होगा। डॉ देव ने जेल से अपनी नई योजना शुरू कर दी थी, एक डिजिटल वायरस जो अर्जुन के दिमागी चिप से जुड़ा था। यदि वह वायरस एक्टिवेट हो गया तो अर्जुन खुद भी अपना दिमाग नियंत्रित नहीं कर पाएगा। रुद्र की नई चुनौती। रुद्र को एक बार फिर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ा। मायरा ने एक खास एंटी वायरस विकसित किया जो अर्जुन की चिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि वायरस को खत्म करेगा। पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। रुद्र को हर पल यह डर था कि कहीं उसका बच्चा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी न बन जाए। अर्जुन की मानसिक लड़ाई। एक दिन अर्जुन अचानक बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने कहा, मैं सुन सकता हूँ। मेरे अंदर 2 आवाजें हैं, एक तुम्हारी और एक जो मुझे नियंत्रित करती है। रुद्र और अनया के लिए यह सुनना जैसे किसी सपने से डरावनी हकीकत में कूदना था। टाइम बम, वायरस का टाइमर। मायरा को पता चला कि वायरस का एक टाइमर सेट है जो अगले 30 दिनों में पूरा एक्टिव हो जाएगा। उस दिन से अर्जुन की सोच पूरी तरह से बाहर की ताकतों के नियंत्रण में चली जाएगी। रुद्र का फैसला। रुद्र ने तय किया कि उसे अर्जुन को बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाना होगा। वह वायरस को उसके स्रोत तक ट्रैक करेगा जो कि जेल में बंद डॉ देव का सिस्टम था। जेल में ड्रोन हमला। रुद्र की टीम ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया जिसमें ड्रोन के जरिए जेल के अंदर डॉ देव के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना था। पर डॉ देव ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं। ड्रोन पर हमला हुआ और रुद्र की टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रुद्र का आत्ममंथन। उस रात रुद्र ने खुद से पूछा, क्या मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगा या ये लड़ाई हमें और ज्यादा खोखला कर देगी?
अर्जुन का असली सवाल। अर्जुन ने एक दिन रुद्र से पूछा, पापा, क्या मैं इंसान हूं या एक प्रयोग? क्या मेरी सोच मेरी है या किसी और की? रुद्र ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दिल से कहा, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी सोच तुम्हारी ही है। कहानी का रोमांच बढ़ता है अब आगे की कहानी में। क्या रुद्र और उसकी टीम डॉदेव के वायरस को रोक पाएंगे? अर्जुन अपनी असली पहचान को समझ पाएगा। अंदर की आवाजें। अर्जुन अब 5 साल का हो चुका था। उसके दिमाग में 2 अलग-अलग आवाजें थीं। एक अपनी, जो उसकी मर्जी की बात करती थी, और दूसरी डॉदेव की, जो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। रुद्र की योजना। रुद्र ने तय किया कि वह अर्जुन को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। उसने अर्जुन को सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमल पांडे के पास भेजा ताकि बच्चा अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचान सके। कमल ने अर्जुन को फिजिकल ट्रेनिंग दी और साथ ही उसे ये सिखाया कि कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए। टेक्नोलॉजी और जादू का मेल। मायरा ने अर्जुन के दिमाग में लगे चिप को डिकोड करने का काम जारी रखा। उसने एक एआई आधारित प्रोग्राम बनाया जो अर्जुन के दिमाग की आवाजों को समझता था और मदद करता था उन्हें अलग करने में। पर वायरस की ताकत बढ़ रही थी। अर्जुन की पहली जीत एक दिन। अर्जुन ने पहली बार वायरस की आवाज को टाल दिया। उसने अपने अंदर की अपनी आवाज को जिताया। यह जीत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि रुद्र और पूरी टीम के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। देव का नया शिकार। डॉक्टर देव ने नई योजना बनाई। वह अब अर्जुन को अपने काबू में करने के लिए उसे और छोटे बच्चों के साथ जोड़ने वाला था। वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था नियो चाइल्ड आर्मी। खतरा बढ़ता है। रुद्र को पता चला कि नियो चाइल्ड आर्मी के बच्चे देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और एक दिन में ही लाखों बच्चों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब रुद्र के सामने वक्त की बड़ी चुनौती थी। परिवार की ताकत। अनया ने अपने पति और बेटे का साथ दिया। उसने अर्जुन को यह सिखाया कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है और उसे कभी भी डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन का सवाल। अर्जुन ने रुद्र से पूछा, पापा, क्या मैं खुद अपनी दुनिया बना सकता हूँ? क्या मैं उस चिप से ऊपर उठ सकता हूँ जो मेरे दिमाग में है? रुद्र ने गर्व से कहा, हाँ बेटा, तुम खुद अपने भविष्य के निर्माता हो। रुद्र और उसकी टीम ने नियो चाइल्ड आर्मी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मायरा ने एक विशेष उपकरण विकसित किया जो बच्चों के दिमागी चिप्स को निष्क्रिय कर सके। अंतिम संदेश। रुद्र ने अर्जुन से कहा, बेटा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर यह लड़ाई तुम और मैं साथ मिलकर जीतेंगे। रुद्र, मायरा, कमल और अनया ने मिलकर नियो चाइल्ड आर्मी को खत्म करने की पूरी योजना बनाई। उनका लक्ष्य था देश भर में फैले उन बच्चों को ढूंढना जिनके दिमाग में चिप्स लगे थे और उन्हें सुरक्षित की निकालना। मायरा ने एक डिवाइस तैयार किया जिसे उन्होंने नाम दिया माइंड शील्ड। यह डिवाइस बच्चों के दिमाग में लगे चिप्स को निष्क्रिय कर सकती थी। अर्जुन, अब 6 साल का, ने भी इस मिशन में भाग लिया। उसने अपनी खास मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर उन बच्चों के दिमाग से कनेक्ट किया जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। अर्जुन ने पहली बार अपनी सोच पूरी दुनिया के लिए खोल दी। देव जेल में बैठा, जानता था कि उसकी योजना टूट रही है। उसने आखिरी बार अपनी ताकत दिखाई। जेल के बाहर एक विस्फोट और एक हथियारबंद गुंडों का हमला। रुद्र की टीम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डॉदेव के डिजिटल वायरस को खत्म किया। नियो चाइल्ड आर्मी की आजादी। डिवाइस माइंड शील्ड के इस्तेमाल से बच्चों के दिमाग के चिप्स निष्क्रिय हो गए। देश भर के हजारों बच्चे फिर से अपनी मर्जी से सोचने लगे। देश एक बार फिर आजाद हो गया। डॉदेव का अंत। डॉक्टर देव को पकड़ लिया गया। उसकी साजिशें नाकाम हो गईं। रुद्र ने उसे चेतावनी दी, कोई भी तुम्हारी तरह देश के खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगा। रुद्र, अनया और अर्जुन ने एक साथ एक नई शुरुआत की। रुद्र ने सोचा, देश की लड़ाई जितना मुश्किल था, परिवार की लड़ाई उससे भी ज्यादा थी। पर आज दोनों में जीत हमारी है। अंतिम संवाद।
अर्जुन ने कहा, पापा, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं, मैं वो उम्मीद हूं जो किसी भी साजिश को हरा सकती है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुझसे वादा करता हूं बेटा, तेरी दुनिया कभी किसी के कब्जे में नहीं आएगी। सत्यमेव नामक संस्था शुरू की, जो युवाओं को न्याय, पत्रकारिता और सिस्टम को सुधारने के लिए प्रशिक्षित करती थी। अनन्या, तो अब लड़ाई खत्म? रुद्र देखते हुए, नहीं, अब असली काम शुरू हुआ है। अब हमें भविष्य बनाना है। कभी कभी एक आदमी की सच्चाई पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है। रुद्र अब कोई नाम नहीं, वो एक आंदोलन है। अनया ने अस्पताल में एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा अर्जुन। रुद्र ने गर्व और उम्मीद के साथ उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया। पर क्या अर्जुन सामान्य बच्चा था? क्या वो सचमुच इंसान था? पहली चेतावनी। अर्जुन के जन्म के कुछ दिन बाद मायरा ने कुछ विचित्र चीजें नोट की। वह अक्सर बिना किसी वजह के अचानक डर जाता था। कभी उसकी नजरें ऐसी लगती जैसे वो कुछ देख रहा हो जो हम नहीं देख पाते। उसके शरीर में कहीं कुछ तो गलत था। मायरा ने अपने लैब में बच्चे के ब्लड सैंपल की गहराई से जांच की, पर जो मिला वह विज्ञान की सीमाओं को छू रहा था। अर्जुन के डीएनए में कुछ ऐसा था जो अब तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं देखा था। अर्जुन का पहला सवाल। अर्जुन जब 4 साल का हुआ, उसने पहली बार मां अनया से सवाल किया, मां, मैं कौन हूं? मैं सच में कौन हूं? अनया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो और रुद्र के बेटे। तुम पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। पर अर्जुन की आंखों में एक अनजाना सवाल था जो अनया और रुद्र को अंदर तक झकझोर गया। डॉ देव की साजिश जारी, जेल में बंद डॉ। देव ने अपने एक वकील के माध्यम से रुद्र को एक खत भेजा। अर्जुन मेरा खून है। नियोकोड तुम्हारे बेटे को एक हथियार बनाएगा और वह हथियार तुम्हारे खिलाफ होगा। डॉ देव ने जेल से अपनी नई योजना शुरू कर दी थी, एक डिजिटल वायरस जो अर्जुन के दिमागी चिप से जुड़ा था। यदि वह वायरस एक्टिवेट हो गया तो अर्जुन खुद भी अपना दिमाग नियंत्रित नहीं कर पाएगा। रुद्र की नई चुनौती। रुद्र को एक बार फिर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ा। मायरा ने एक खास एंटी वायरस विकसित किया जो अर्जुन की चिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि वायरस को खत्म करेगा। पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। रुद्र को हर पल यह डर था कि कहीं उसका बच्चा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी न बन जाए। अर्जुन की मानसिक लड़ाई। एक दिन अर्जुन अचानक बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने कहा, मैं सुन सकता हूँ। मेरे अंदर 2 आवाजें हैं, एक तुम्हारी और एक जो मुझे नियंत्रित करती है। रुद्र और अनया के लिए यह सुनना जैसे किसी सपने से डरावनी हकीकत में कूदना था। टाइम बम, वायरस का टाइमर। मायरा को पता चला कि वायरस का एक टाइमर सेट है जो अगले 30 दिनों में पूरा एक्टिव हो जाएगा। उस दिन से अर्जुन की सोच पूरी तरह से बाहर की ताकतों के नियंत्रण में चली जाएगी। रुद्र का फैसला। रुद्र ने तय किया कि उसे अर्जुन को बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाना होगा। वह वायरस को उसके स्रोत तक ट्रैक करेगा, जो कि जेल में बंद डॉ देव का सिस्टम था। जेल में ड्रोन हमला। रुद्र की टीम ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया जिसमें ड्रोन के जरिए जेल के अंदर डॉ देव के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना था। पर डॉ देव ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं। ड्रोन पर हमला हुआ और रुद्र की टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रुद्र का आत्ममंथन। उस रात रुद्र ने खुद से पूछा, क्या मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगा या ये लड़ाई हमें और ज्यादा खोखला कर देगी?
अर्जुन का असली सवाल। अर्जुन ने एक दिन रुद्र से पूछा, पापा, क्या मैं इंसान हूं या एक प्रयोग? क्या मेरी सोच मेरी है या किसी और की? रुद्र ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दिल से कहा, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी सोच तुम्हारी ही है। कहानी का रोमांच बढ़ता है अब आगे की कहानी में। क्या रुद्र और उसकी टीम डॉदेव के वायरस को रोक पाएंगे? अर्जुन अपनी असली पहचान को समझ पाएगा। अंदर की आवाजें। अर्जुन अब 5 साल का हो चुका था। उसके दिमाग में 2 अलग अलग आवाजें थीं। एक अपनी, जो उसकी मर्जी की बात करती थी, और दूसरी डॉदेव की, जो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। रुद्र की योजना। रुद्र ने तय किया कि वह अर्जुन को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। उसने अर्जुन को सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमल पांडे के पास भेजा ताकि बच्चा अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचान सके। कमल ने अर्जुन को फिजिकल ट्रेनिंग दी और साथ ही उसे ये सिखाया कि कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए। टेक्नोलॉजी और जादू का मेल। मायरा ने अर्जुन के दिमाग में लगे चिप को डिकोड करने का काम जारी रखा। उसने एक एआई आधारित प्रोग्राम बनाया जो अर्जुन के दिमाग की आवाजों को समझता था और मदद करता था उन्हें अलग करने में। पर वायरस की ताकत बढ़ रही थी। अर्जुन की पहली जीत एक दिन। अर्जुन ने पहली बार वायरस की आवाज को टाल दिया। उसने अपने अंदर की अपनी आवाज को जिताया। यह जीत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि रुद्र और पूरी टीम के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। देव का नया शिकार। डॉक्टर देव ने नई योजना बनाई। वह अब अर्जुन को अपने काबू में करने के लिए उसे और छोटे बच्चों के साथ जोड़ने वाला था। वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था नियो चाइल्ड आर्मी। खतरा बढ़ता है। रुद्र को पता चला कि नियो चाइल्ड आर्मी के बच्चे देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और एक दिन में ही लाखों बच्चों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब रुद्र के सामने वक्त की बड़ी चुनौती थी। परिवार की ताकत। अनया ने अपने पति और बेटे का साथ दिया। उसने अर्जुन को यह सिखाया कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है और उसे कभी भी डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन का सवाल। अर्जुन ने रुद्र से पूछा, पापा, क्या मैं खुद अपनी दुनिया बना सकता हूँ? क्या मैं उस चिप से ऊपर उठ सकता हूँ जो मेरे दिमाग में है? रुद्र ने गर्व से कहा, हाँ बेटा, तुम खुद अपने भविष्य के निर्माता हो। रुद्र और उसकी टीम ने नियो चाइल्ड आर्मी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मायरा ने एक विशेष उपकरण विकसित किया जो बच्चों के दिमागी चिप्स को निष्क्रिय कर सके। अंतिम संदेश। रुद्र ने अर्जुन से कहा, बेटा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर यह लड़ाई तुम और मैं साथ मिलकर जीतेंगे। रुद्र, मायरा, कमल और अनया ने मिलकर नियो चाइल्ड आर्मी को खत्म करने की पूरी योजना बनाई। उनका लक्ष्य था देश भर में फैले उन बच्चों को ढूंढना जिनके दिमाग में चिप्स लगे थे और उन्हें सुरक्षित की निकालना। मायरा ने एक डिवाइस तैयार किया जिसे उन्होंने नाम दिया माइंड शील्ड। यह डिवाइस बच्चों के दिमाग में लगे चिप्स को निष्क्रिय कर सकती थी। अर्जुन, अब 6 साल का, ने भी इस मिशन में भाग लिया। उसने अपनी खास मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर उन बच्चों के दिमाग से कनेक्ट किया जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। अर्जुन ने पहली बार अपनी सोच पूरी दुनिया के लिए खोल दी। देव जेल में बैठा, जानता था कि उसकी योजना टूट रही है। उसने आखिरी बार अपनी ताकत दिखाई। जेल के बाहर एक विस्फोट और एक हथियारबंद गुंडों का हमला। रुद्र की टीम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देव के डिजिटल वायरस को खत्म किया। नियो चाइल्ड आर्मी की आजादी। डिवाइस माइंड शील्ड के इस्तेमाल से बच्चों के दिमाग के चिप्स निष्क्रिय हो गए। देश भर के हजारों बच्चे फिर से अपनी मर्जी से सोचने लगे। देश एक बार फिर आजाद हो गया। देव का अंत। डॉक्टर देव को पकड़ लिया गया। उसकी साजिशें नाकाम हो गईं। रुद्र ने उसे चेतावनी दी, कोई भी तुम्हारी तरह देश के खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगा। रुद्र, अनया और अर्जुन ने एक साथ एक नई शुरुआत की। रुद्र ने सोचा, देश की लड़ाई जितना मुश्किल था, परिवार की लड़ाई उससे भी ज्यादा थी। पर आज दोनों में जीत हमारी है। अंतिम संवाद।
अर्जुन ने कहा, पापा, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं, मैं वो उम्मीद हूं जो किसी भी साजिश को हरा सकती है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुझसे वादा करता हूं बेटा, तेरी दुनिया कभी किसी के कब्जे में नहीं आएगी। अनया ने अस्पताल में एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा अर्जुन। रुद्र ने गर्व और उम्मीद के साथ उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया। पर क्या अर्जुन सामान्य बच्चा था? क्या वो सचमुच इंसान था? पहली चेतावनी। अर्जुन के जन्म के कुछ दिन बाद मायरा ने कुछ विचित्र चीजें नोट की। वह अक्सर बिना किसी वजह के अचानक डर जाता था। कभी उसकी नजरें ऐसी लगती जैसे वो कुछ देख रहा हो जो हम नहीं देख पाते। उसके शरीर में कहीं कुछ तो गलत था। मायरा ने अपने लैब में बच्चे के ब्लड सैंपल की गहराई से जांच की, पर जो मिला वह विज्ञान की सीमाओं को छू रहा था। अर्जुन के डीएनए में कुछ ऐसा था जो अब तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं देखा था। अर्जुन का पहला सवाल। अर्जुन जब 4 साल का हुआ, उसने पहली बार माँ अनया से सवाल किया, माँ, मैं कौन हूं? मैं सच में कौन हूं? अनया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो और रुद्र के बेटे। तुम पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। पर अर्जुन की आंखों में एक अनजाना सवाल था जो अनया और रुद्र को अंदर तक झकझोर गया। डॉ देव की साजिश जारी, जेल में बंद डॉ। देव ने अपने एक वकील के माध्यम से रुद्र को एक खत भेजा। अर्जुन मेरा खून है। नियोकोड तुम्हारे बेटे को एक हथियार बनाएगा और वह हथियार तुम्हारे खिलाफ होगा। डॉ देव ने जेल से अपनी नई योजना शुरू कर दी थी, एक डिजिटल वायरस जो अर्जुन के दिमागी चिप से जुड़ा था। यदि वह वायरस एक्टिवेट हो गया तो अर्जुन खुद भी अपना दिमाग नियंत्रित नहीं कर पाएगा। रुद्र की नई चुनौती। रुद्र को एक बार फिर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ा। मायरा ने एक खास एंटी वायरस विकसित किया जो अर्जुन की चिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि वायरस को खत्म करेगा। पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। रुद्र को हर पल यह डर था कि कहीं उसका बच्चा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी न बन जाए। अर्जुन की मानसिक लड़ाई। एक दिन अर्जुन अचानक बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने कहा, मैं सुन सकता हूँ। मेरे अंदर 2 आवाजें हैं, एक तुम्हारी और एक जो मुझे नियंत्रित करती है। रुद्र और अनया के लिए यह सुनना जैसे किसी सपने से डरावनी हकीकत में कूदना था। टाइम बम, वायरस का टाइमर। मायरा को पता चला कि वायरस का एक टाइमर सेट है जो अगले 30 दिनों में पूरा एक्टिव हो जाएगा। उस दिन से अर्जुन की सोच पूरी तरह से बाहर की ताकतों के नियंत्रण में चली जाएगी। रुद्र का फैसला। रुद्र ने तय किया कि उसे अर्जुन को बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाना होगा। वह वायरस को उसके स्रोत तक ट्रैक करेगा, जो कि जेल में बंद डॉ देव का सिस्टम था। जेल में ड्रोन हमला। रुद्र की टीम ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया जिसमें ड्रोन के जरिए जेल के अंदर डॉ देव के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना था। पर डॉ देव ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं।
ड्रोन पर हमला हुआ और रुद्र की टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रुद्र का आत्ममंथन। उस रात रुद्र ने खुद से पूछा, क्या मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगा या ये लड़ाई हमें और ज्यादा खोखला कर देगी? अर्जुन का असली सवाल। अर्जुन ने एक दिन रुद्र से पूछा, पापा, क्या मैं इंसान हूं या एक प्रयोग? क्या मेरी सोच मेरी है या किसी और की? रुद्र ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दिल से कहा, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी सोच तुम्हारी ही है। कहानी का रोमांच बढ़ता है अब आगे की कहानी में। क्या रुद्र और उसकी टीम डॉदेव के वायरस को रोक पाएंगे? अर्जुन अपनी असली पहचान को समझ पाएगा। अंदर की आवाजें। अर्जुन अब 5 साल का हो चुका था। उसके दिमाग में 2 अलग अलग आवाजें थीं। एक अपनी, जो उसकी मर्जी की बात करती थी, और दूसरी देव की, जो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। रुद्र की योजना। रुद्र ने तय किया कि वह अर्जुन को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। उसने अर्जुन को सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमल पांडे के पास भेजा ताकि बच्चा अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचान सके। कमल ने अर्जुन को फिजिकल ट्रेनिंग दी और साथ ही उसे ये सिखाया कि कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए। टेक्नोलॉजी और जादू का मेल। मायरा ने अर्जुन के दिमाग में लगे चिप को डिकोड करने का काम जारी रखा। उसने एक एआई आधारित प्रोग्राम बनाया जो अर्जुन के दिमाग की आवाजों को समझता था और मदद करता था उन्हें अलग करने में। पर वायरस की ताकत बढ़ रही थी। अर्जुन की पहली जीत। एक दिन अर्जुन ने पहली बार वायरस की आवाज को टाल दिया। उसने अपने अंदर की अपनी आवाज को जिताया। यह जीत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि रुद्र और पूरी टीम के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। देव का नया शिकार। डॉक्टर देव ने नई योजना बनाई। वह अब अर्जुन को अपने काबू में करने के लिए उसे और छोटे बच्चों के साथ जोड़ने वाला था। वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था नियो चाइल्ड आर्मी। खतरा बढ़ता है। रुद्र को पता चला कि नियो चाइल्ड आर्मी के बच्चे देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और एक दिन में ही लाखों बच्चों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब रुद्र के सामने वक्त की बड़ी चुनौती थी। परिवार की ताकत। अनया ने अपने पति और बेटे का साथ दिया। उसने अर्जुन को यह सिखाया कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है और उसे कभी भी डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन का सवाल। अर्जुन ने रुद्र से पूछा, पापा, क्या मैं खुद अपनी दुनिया बना सकता हूँ? क्या मैं उस चिप से ऊपर उठ सकता हूँ जो मेरे दिमाग में है? रुद्र ने गर्व से कहा, हाँ बेटा, तुम खुद अपने भविष्य के निर्माता हो। रुद्र और उसकी टीम ने नियो चाइल्ड आर्मी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मायरा ने एक विशेष उपकरण विकसित किया जो बच्चों के दिमागी चिप्स को निष्क्रिय कर सके। अंतिम संदेश। रुद्र ने अर्जुन से कहा, बेटा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर यह लड़ाई तुम और मैं साथ मिलकर जीतेंगे। रुद्र, मायरा, कमल और अनया ने मिलकर नियो चाइल्ड आर्मी को खत्म करने की पूरी योजना बनाई। उनका लक्ष्य था देश भर में फैले उन बच्चों को ढूंढना जिनके दिमाग में चिप्स लगे थे और उन्हें सुरक्षित की निकालना। मायरा ने एक डिवाइस तैयार किया जिसे उन्होंने नाम दिया माइंड शील्ड। यह डिवाइस बच्चों के दिमाग में लगे चिप्स को निष्क्रिय कर सकती थी। अर्जुन, अब 6 साल का, ने भी इस मिशन में भाग लिया। उसने अपनी खास मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर उन बच्चों के दिमाग से कनेक्ट किया जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। अर्जुन ने पहली बार अपनी सोच पूरी दुनिया के लिए खोल दी। देव जेल में बैठा, जानता था कि उसकी योजना टूट रही है। उसने आखिरी बार अपनी ताकत दिखाई। जेल के बाहर एक विस्फोट और एक हथियारबंद गुंडों का हमला। रुद्र की टीम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देव के डिजिटल वायरस को खत्म किया। नियो चाइल्ड आर्मी की आजादी। डिवाइस माइंड शील्ड के इस्तेमाल से बच्चों के दिमाग के चिप्स निष्क्रिय हो गए। देश भर के हजारों बच्चे फिर से अपनी मर्जी से सोचने लगे। देश एक बार फिर आजाद हो गया। देव का अंत। डॉक्टर देव को पकड़ लिया गया। उसकी साजिशें नाकाम हो गईं। रुद्र ने उसे चेतावनी दी, कोई भी तुम्हारी तरह देश के खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगा। रुद्र, अनया,
और अर्जुन ने एक साथ एक नई शुरुआत की। रुद्र ने सोचा, देश की लड़ाई जितना मुश्किल था, परिवार की लड़ाई उससे भी ज्यादा थी। पर आज दोनों में जीत हमारी है। अंतिम संवाद। अर्जुन ने कहा, पापा, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं, मैं वो उम्मीद हूं जो किसी भी साजिश को हरा सकती है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुझसे वादा करता हूं बेटा, तेरी दुनिया कभी किसी के कब्जे में नहीं आएगी।
है।